चलिए नया चैप्टर शुरू करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 13 पेमेंट ऑफ टैक्स। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जीएसटी में अगर हम बात करें इंट्रा स्टेट सप्लाई, विद इन द सेम स्टेट अगर सप्लाई होती है तो जो टैक्सेस दिए जाते हैं वो सीजीएसटी होता है, टैक्सेस टू बी पेड आर द सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाता है, और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाता है। तो दो हिस्से होते हैं विद इन द सेम स्टेट जब माल बेचा जाता है या सर्विस दी जाती है। अगर इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो टैक्स के एक ही हिस्सा रहता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, है ना। इसमें दोनों ही सीजीएसटी और एसजीएसटी की अमाउंट इंक्लूड होती है। In addition, certain category of registered person will be required to pay the government account TDS and TCS, वो भी होता है, और कई जगह इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या कुछ और पेमेंट भी करना पड़ता है। The introduction of e-ledgers is a unique feature under the GST regime. तो जीएसटी रिजाइम में एक नया फीचर है ई लेजर्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स। ये दो टाइप के हैं। पहला, जो टैक्स पेयर बनाता है और मेंटेन करता है, अपडेट करता है, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बोलते हैं। जो दूसरा सेट है वो prepared and updated on the basis of returns furnished by the registered person or tax authority, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। तो एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। Once a taxpayer is registered on common portal to e-ledger, cash and input tax credit ledger, and an electronic tax liability register will be automatically opened and displayed on his dashboard at all the times. तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे वैसे ही आपकी ये तीनों लेजर दिखाई देने लगेंगे। Chapter 10 of the CGST Act prescribe the provisions related to payment of tax containing section 49 to 53A। तो थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं, हल्का सा देखते हैं कि 49 से 53A क्या है, फिर इसको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। तो सेक्शन 49 discusses the three ledgers, namely the electronic cash, electronic credit and electronic liability। इन तीनों के बारे में बात करता है सेक्शन 49। 49A और 49B आईटीसी का यूटिलाइजेशन, उसके बारे में, और ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन, किस ऑर्डर में हम यूटिलाइज करेंगे उसके बारे में बात करता है। सेक्शन 50 इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, सेक्शन 51 टीडीएस, सेक्शन 52 circumstances when taxes to be collected at source, जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर टीसीएस कलेक्ट करता है, और मैनर ऑफ ट्रांसफर ऑफ आईटीसी सेक्शन 53 में बता रखा है, और 53A में बता रखा है कुछ अमाउंट के बारे में, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन अमाउंट्स। तो सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट्स। सेक्शन 49, तो सेक्शन 49 बताता है पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट्स। 49(1) सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 कहता है एवरी डिपॉजिट मेड टुवर्ड्स द टैक्स
interest, penalty fee or any other amount by person by internet banking or by using credit or debit cards or NEFT, National Electronic Fund Transfer, और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसे हम RTGS के नाम से जानते हैं, or by such other mode and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, shall be credited to electronic cash ledger of such person to be maintained in such manner as may be prescribed. तो सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 कहता है कि जो भी पैसा आप जमा कराएंगे ऑनलाइन, वो सारा का सारा पैसा आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाएगा कि आपने जमा करा दिया। चाहे इसका इस्तेमाल आप टैक्स देने के लिए करें, इंटरेस्ट, पेनल्टी फी या किसी और चीज के लिए करें। 49(2) कहता है ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, as self-assessed in the return of registered person shall be credited to his electronic credit ledger in accordance with the 41 to be maintained in such manner as may be prescribed. तो जब आप रिटर्न फाइल करेंगे और आपको ITC मिलेगा तो वो आपके ऑटोमेटिकली आपके जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है उसमें दिखाई देगा। 49(3) The amount available in the electronic cash ledger may be used for making any payment toward the tax, interest, penalty, fee, any other payment under the provision of this act or rules made under such manner subject to condition within which such time as may be prescribed. तो 49(3) कहता है जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा है उसका इस्तेमाल आप पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। 49(4) कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, जो भी अमाउंट है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, इसका इस्तेमाल आप आउटपुट टैक्स के लिए कर पाएंगे अंडर CGST और अंडर द IGST एंड सर्विस टैक्स इन सच मैनर। तो यहाँ पर ये क्या कह रखा है कि भैया जो आपका ITC है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस आ रहा है उसका इस्तेमाल केवल आउटपुट टैक्स को सेट ऑफ करने के लिए ही होगा, उसका इंटरेस्ट ये वो इन सब चीजों में नहीं होगा इस्तेमाल। 49(5) द अमाउंट ऑफ ITC इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो रजिस्टर्ड पर्सन का है ऑन अकाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स शेल, ये क्या रखा है जो ITC है आपका IGST वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC, जो आपने माल खरीदा था दूसरे स्टेट से तो वहां पर आपने इनपुट IGST दिया था, उसका इस्तेमाल पहले पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब आउटपुट IGST के लिए आपको इसको सेट ऑफ करना है। अमाउंट रिमेनिंग अगर पूरा सेट ऑफ नहीं हो पाया may be utilized toward the payment of central and state as the case may be union territory tax in that order। तो ये क्या रखा है कि अगर ये नहीं है तो आप इसको सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में सेट ऑफ कर सकते हैं। तो आउटपुट CGST एंड GST, ठीक है। 49(5)(b) कहता है द सेंट्रल टैक्स shall first be utilized toward the payment of central tax। तो ITC CGST वाला आउटपुट CGST के लिए इस्तेमाल हो एंड रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आउटपुट IGST के लिए इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन CGST इनपुट का इस्तेमाल आउटपुट SGST और UTGST के लिए नहीं हो सकता। सेक्शन 49(5)(c) ये क्या कहता है? ये कहता है द स्टेट टैक्स शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज फॉर द स्टेट टैक्स, वही है
जैसे सीजीएसटी से सेट ऑफ होगा, ऐसे एजीएसटी से सेट ऑफ होगा, और उसके बाद में आईजीएसटी से हो सकता है। Provided that input tax credit on account of state tax shall be utilized toward the payment of integrated only when the balance of ITC of central tax is not available। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि आप पहले आईजीएसटी को निपटाओ, फिर सीजीएसटी को निपटाओ, फिर एसजीएसटी को निपटाओ। ये ना हो कि ये बचा हुआ है इनपुट और आप इसको आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन अगर ये बचा हुआ है तो नहीं कर सकते। क्यों? ये आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट, फिर इनका हिसाब किताब परेशानी होगी ना। ये कह रहे हैं अगर आपके पास सीजीएसटी है तो पहले उसे सेट ऑफ कर लो। तो ऑर्डर यही है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सेक्शन 49(5)(d) यूनियन टेरिटरी टैक्स shall first be utilized toward the union territory tax। बाकी बचा हुआ आप इस्तेमाल कर सकते हैं आईजीएसटी के लिए, ठीक है, लेकिन तभी जब पहले सीजीएसटी खत्म हो जाए, ठीक है ना। 49(5)(e) 49(5)(e) कहता है कि आईटीसी अगर सेंट्रल सीजीएसटी का है तो उसका इस्तेमाल आउटपुट एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के लिए नहीं हो सकता है। और 49(5)(f) कहता है कि इनपुट एसजीएसटी और यूटीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो ये आपस में नहीं हो पाएंगे। 49(6) द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, फी और एनी अदर अमाउंट और द रूल मेड may be refunded in accordance with section 54। तो जो बैलेंस बचा है उसको रिफंड किया जा सकता है। 49(7) कहता है ऑल लायबिलिटी ऑफ ए टैक्सेबल पर्सन अंडर दिस एक्ट शैल बी रिकॉर्डेड एंड मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। लायबिलिटी रजिस्टर में लायबिलिटीज आएंगी। 49 subsection 8 every taxable person shall discharge his tax and due under this act or the rules made thereunder in the following order। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेल्फ असेस टैक्स आपने जो खुद का पता लगाया कि कितना टैक्स देना है, और ये अदर ड्यूज है टू रिटर्न्स ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड्स, और उसके बाद में सेल्फ असेट टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू करंट टैक्स पीरियड। इसका मतलब अगर करंट टैक्स पीरियड से पुराना कुछ पेंडिंग है, पहले अमाउंट उससे सेट ऑफ होगी, जो भी पैसा आप जमा कराओगे अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर में, लेजर में। 49(8)(c) कहता है कि जो एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट और द रूल मेड देयर अंडर इंक्लूडिंग डिमांड डिटरमाइन अंडर सेक्शन 73 और 74, इतना कोई आपका मतलब नहीं है। सेक्शन 49(9) कहता है एवरी पर्सन हु हैज पेड द टैक्स ऑन गुड्स और सर्विस और बोथ unless contrary is proved he be deemed to have passed on the full incidence of such tax to the recipient। तो जो आपने आईटीसी क्लेम कर लिया या आउटपुट टैक्स दे दिया तो आपका काम खत्म हो गया, अब सब रेसिपिएंट की जिम्मेदारी है। 49(10) a registered person may on the common portal transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or other available in electronic cash ledger to the electronic cash ledger for, अब वही है कि आप पेमेंट कर सकते हैं रजिस्टर टैक्स ऑन द कॉमन पोर्टल, ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या है, इंटीग्रेटेड आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी या इंटीग्रेटेड टैक्स या सेंट्रल टैक्स आप डिस्टिंक्ट पर्सन का भी पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो डिस्टिंक्ट पर्सन है, अब पता चला आपका यहाँ बैलेंस ज्यादा है और आपका ही सेम पेन पे दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है। अब अगर आपको रिफंड चाहिए और वहां पेमेंट करना है तो आप सेट ऑफ कर सकते हो, प्रोवाइडेड
वो है IGST या CGST से रिलेटेड, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का लिंक नहीं है, अलग अलग स्टेट चेंज हो जाएंगे। तो ये काम किया जा सकता है। रिफंड भी आप ले सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो सच ट्रांसफर अंडर क्लोज बी शैल बी अलाउड इफ द सेड रजिस्टर्ड पर्सन हैज एनी अनपेड लायबिलिटी। अगर कोई लायबिलिटी है तो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। लायबिलिटी खत्म हो गई, आपका कैश पड़ा है, तो आप सेट ऑफ दूसरे में शिफ्ट कर सकते हैं। 4911, तो आपने जो भी पैसा जमा किया है वो माना जाएगा 49(1) में जमा हो गया, उस पैसे का इस्तेमाल आप कर पाएंगे। 49(12), notwithstanding anything contained in the act, government may, on recommendation of council, subject to such condition restriction, specify maximum proportion of output tax liability which may be discharged through electronic credit ledger by the registered person or a class of person। मतलब ये अभी से 49(12) में बोल दिया है, हम चाहें तो फ्यूचर में कभी भी आईटीसी को रोक सकते हैं कि भैया इसे हम सेट ऑफ पूरा नहीं कर सकते, अभी ये 50% करो, 50% अगले साल, बाकी कैश जमा कराओ, कह सकते हैं। For the purpose of this section, the date of credit to the account of the government in the authorized bank shall be deemed to be the date of deposit in electronic cash ledger। मान लिया आज आपने पैसा जमा कराया, आपके अकाउंट में 2 दिन बाद आया, 2 दिन बाद की डेट नहीं मानी जाएगी, ये माना जाएगा जिस दिन बैंक में जमा कराया है उसी दिन आपके अकाउंट में पैसे आ गए। Tax due means the tax payable under this act and does not include interest, fee and penalty। और other dues का मतलब interest, penalty, fee या other amount होता है। टैक्स ड्यू में इंटरेस्ट वगैरह नहीं आता। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं सेक्शन 49, 1, 3, 6, 10 और 11 की इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से रिलेटेड, और रूल नंबर 87 जो है उससे रिलेटेड हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर contains a summary of all the deposit payment made by the taxpayer। जो पैसा आप जमा कर रहे हैं या पेमेंट हो रही है वो सब कैश लेजर में आएगा। ये जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर मेंटेन होती है। जो भी आप डिपॉजिट कराएंगे किसी भी चीज के लिए, वो पैसा जमा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट आ जाएगा, और जो पेमेंट करेंगे वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो जो पैसा जमा कराएंगे वहां क्रेडिट हो जाएगा, जैसे पासबुक होती है, क्योंकि आप अपने हिसाब से नहीं बना रहे, जीएसटी पोर्टल पर है तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से बना रही है। जो आप जमा कराएंगे गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी है वो क्रेडिट कर देंगे। डिपॉजिट शैल बी मेड थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड: इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, डेबिट क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, ओवर द काउंटर पेमेंट थ्रू ऑथराइज्ड बैंक फॉर डिपॉजिट अप टू 10,000 रुपीज पर चालान पर डे बाय कैश, चेक और डिपॉजिट और डिमांड ड्राफ्ट। तो ओवर द काउंटर आप बैंक में कैश भी जमा करा सकते हैं, जो भी ऑथराइज्ड बैंक है, लेकिन 10,000 रुपए तक पर चालान पर टैक्स पीरियड। तो पर चालान पर टैक्स पीरियड कैश में 10,000 रुपए तक का चालान आप जमा करा सकते हैं। It may be noted that the restriction for deposit up to 10,000 rupees per challan in case of an over-the-counter payment will not apply to deposit to be made by गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जब कैश जमा कराएगी उसके लिए 10,000 की लिमिट अप्लाई नहीं हो। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर या जो ऑथराइज करते हैं वो, उन लोगों के लिए भी ये इंक्लूडिंग रिकवरी जो भी है, सेल ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज या आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं, वो प्रॉपर ऑफिसर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज फॉर द अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट ड्यूरिंग एनी इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट एक्टिविटी और एनी एडॉक डिपॉजिट। तो अगर मान लिया आप कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कैश मिला तो वो तो कैश लेना ही पड़ेगा ना आपको। चालान से जो पेमेंट होता है उसमें कुछ चीजें होती हैं, वो हम देखते हैं। वहां पर लिखा होता है CPIN। तो CPIN का मतलब होता है
common portal identification number. It is created for every challan successfully generated by the taxpayer. It is a 14-digit unique number to identify the challan. CPIN remains valid for period of 15 days. आप जब भी चालान बनाएंगे तो ये एक 14 डिजिट का यूनिक नंबर जनरेट हो जाए. CIN, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, is generated by the bank. Once payment in lieu of a generated चालान is successful, it is 17 डिजिट नंबर. जो आपका CPIN इससे पहले आया था 14 डिजिट का वो, और उसमें 3 डिजिट ऐड हो जाएंगे बैंक के कोड के जब आप पेमेंट कर देंगे. CIN is generated by Authorized Bank, Reserve Bank of India, जहां पर पेमेंट ऑथराइज बैंक या RBI को मिल जाती है. ये एक इंडिकेशन है कि पेमेंट को रियलाइज किया जा चुका है और आपके गवर्नमेंट के एप्रोप्रिएट अकाउंट में डाल दिया गया है. तो ये एक नंबर जनरेट करा जाता है बैंक के थ्रू जब उसे पेमेंट मिलती है. उसके बाद आता है BRN और बैंक रेफरेंस नंबर इज द ट्रांजैक्शन नंबर. बैंक ट्रांजैक्शन नंबर देता है कि भैया ये ट्रांजैक्शन नंबर है. EFPB stand for Electronic Focal Point Branch. These are branches of authorized bank which are authorized to collect payment of GST. Each authorized bank will nominate only one branch as its EFPB for Pan India transaction. तो पैन इंडिया ट्रांजैक्शन में जब ट्रांसफर किया जाएगा तो अब IFRS कोड वगैरह बहुत सारी चीजें होती है, तो वो एक ही कोड एक ही ब्रांच को बैंक कर देगा. ऑनलाइन ट्रांसफर होने सारे के सारे, तो उसके लिए एक ब्रांच को ऑथराइज कर देंगे. EFPB will have to open accounts under each major head for all the governments. Any amount received by some EFPB towards GST will be credited to appropriate account held by such EFPB. तो कुल मिलाकर क्या है कि जो भी बैंक को पेमेंट्स आएंगी तो वो बैंक गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा. वो तो गवर्नमेंट के पास उन्हें सारे अकाउंट खोलने पड़ेंगे. उनके रिलेटेड कोई इंटरेस्ट का अमाउंट है तो इंटरेस्ट में, टैक्स का अमाउंट है तो टैक्स में, CGST, SGST, IGST जो अमाउंट है वहां पर ट्रांसफर किया जाएगा. क्या मैनुअल चालान एप्लीकेबल है इनडायरेक्ट टैक्स में? मैनुअल या फिजिकल चालान अब अलाउ नहीं है. ये मैंडेटरी है कि ऑनलाइन ही चालान जनरेट आपको करना पड़ेगा. और कितने टाइप के चालान हैं GST में? तो एक ही सिंगल चालान है, चाहे आप टैक्स दें, फीस दें, पेनल्टी दें, इंटरेस्ट दें, एक ही टाइप का चालान आपका जनरेट होगा. चालान से रिलेटेड और बातें क्या है? एनी पर्सन और ए पर्सन ऑन हिज बिहाफ कैन जनरेट ए चालान इन प्रेस्क्राइब फॉर्म है PMT 06 ऑन द कॉमन पोर्टल एंड एंटर द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट कि वो किस चीज का अमाउंट जमा हो रहा है. E-challan validity is for 15 days. Commission for making payment through e-challan has to be borne by the person making the payment. तो पेमेंट कर रहे हैं E-challan के थ्रू ऑनलाइन, तो उसमें कुछ कमीशन अगर है तो वो पेमेंट करने वाला ही भुगतेगा. A mandate form obtained after making NEFT, RTGS, IMPS payment has to be submitted in the bank. Validity 15 दिन की रहेगी. On successfully credit of amount in the government account, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा जिस बैंक के पास पैसा आया है. और ये CIN जो कलेक्टिंग बैंक से मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा आ जाएगा, जो भी ये डिपॉजिट है उसके थ्रू, है ना, जो भी आप पैसा जमा करा रहे हैं. CIN जनरेट नहीं हुआ, पेमेंट हो गई, है ना, और लेकिन वो कॉमन पोर्टल में दिखाई नहीं दे रही है. होता बहुत बार पेमेंट हो गई दिखाई नहीं दे रही है.
The person making the deposit or person on whose behalf the deposit has been made can make a representation in form through the common portal कि भैया मैंने पेमेंट करी है लेकिन अब तक दिखाई नहीं दे रही। जहां पर बैंक फेल होता है कम्युनिकेट करने के लिए डिटेल CIN की कॉमन पोर्टल पर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर may be updated on the basis of e-scroll of the RBI in cases where the detail of the said e-scroll are in conformity with the details चालान generated। ये कह रहा है किसी वजह से बैंक अगर इसको अपडेट नहीं कर पा रहा है सारी डिटेल्स को तो RBI कर देगा। Date of credit into treasury of state government is deemed to be the date of debit in the electronic cash ledger and not the actual date of deposit of amount in the electronic cash ledger। तो ये कह रखा है कि भैया जिस दिन पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा वो पैसा माना जाएगा, ना कि जिस दिन आपके अकाउंट में आए इंटरेस्ट वगैरह और सब चीजों के लिए। एनी अमाउंट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51 TDS या TCS के लिए कलेक्ट हुआ है एंड क्लेम्ड बाय द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन from whom the said amount was deducted shall be credited to electronic cash ledger। तो आप किसी का TDS काटेंगे और जमा कराएंगे तो उसके कैश लेजर में आ जाएगा। In case of any discrepancy is noticed, the registered person shall communicate the same to the officer। कॉमन पोर्टल के थ्रू वो बात करेगा। An unregistered person has to make payment through electronic cash ledger on the basis of temporary identification number generated through common portal। Manner of utilization of amount in electronic cash ledger। सबसेक्शन 3 ऑफ 49 हमें बताता है अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो है वो किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी फी और एनी अदर अमाउंट। ई लेजर में इंफॉर्मेशन जो होती है वो रखी जाती है माइनर हेड वाइज फॉर ईच मेजर हेड। पहले मेजर हेड फिर माइनर हेड। द लेजर इज डिस्प्लेड मेजर हेड वाइज, दैट इज IGST, CGST, SGST एंड सेस। ये क्या है? मेजर हेड। और मेजर हेड के 5 पार्ट होते हैं, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी एंड अदर। तो IGST का अलग मेजर हेड होगा, इसके अंदर 5 माइनर हेड होंगे। CGST का अलग मेजर हेड होगा, उसके होंगे 5 पार्ट, और ऐसे SGST, UT, GST के साथ होगा। Registered taxpayer can make cash deposit in the recognized bank through the prescribed modes using any online or offline mode permitted by the GST portal। कैश डिपॉजिट आप कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए। अब देखो मेन हेड क्या है आपके, मेजर हेड IGST, CGST, SGST और सेस, और माइनर है हेड्स टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड अदर। तो ये आपके हेड्स हैं जो आपको याद रखने। तो ट्रांसफर ऑफ अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर 4910 और 4911 कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन टू ट्रांसफर एन अमाउंट फ्रॉम वन head to another head in the electronic cash ledger or to transfer any amount available in the electronic cash ledger to the electronic cash ledger for IGST of a distinct person provided there is no unpaid liability in the electronic। मान लिया आपने पैसा जमा कराया IGST वाले हेड में, लेकिन गलती से आपने फॉर्म में CGST करके उसमें जमा करा दिया, तो ये आपस में इधर से उधर शिफ्ट हो सकता है अमाउंट। ये पेनल्टी, इंटरेस्ट पेनल्टी, ये आपस में माइनर हेड भी शिफ्ट हो सकते हैं, तो इनमें अमाउंट हो सकती है। और दूसरा, ये आपके पास जो भी पैसा है वो अपने डिस्टिंक्ट पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। फर्दर, ए रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर सेंट्रल टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ये हमने अभी अभी बात की थी। However, no such transfer shall be allowed if the said registered person has any unpaid liability। अगर कोई भी unpaid liability है तो हम ट्रांसफर इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पहले लाइबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ट्रांसफर ऑफ erroneous डिपॉजिट अंडर एनी माइनर हेड ऑफ ए मेजर हेड टू एनी अदर माइनर हेड ऑफ द सेम हेड। अगर क्या कि आप या तो
एक मेजर हेड के अंदर 5 माइनर हेड है, उन माइनर हेड को आपस में ट्रांसफर कर रहे हो इधर से उधर, ठीक है, या माइनर से माइनर में दूसरे हेड में ट्रांसफर कर रहे हो, या क्या हो सकता है ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑलरेडी लाइंग अनयूटिलाइज्ड अंडर एनी ऑफ द माइनर हेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, कोई अनयूज्ड अमाउंट है उसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ एनी अमाउंट लाइंग इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर सीजीएसटी ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन, ये भी ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन सीजीएसटी आईजीएसटी के लिए। For instance, a registered person has deposited a sum of 1000 rupees under the head interest of CGST and 1000 under the interest of HGST. Instead of as head fees, such amount can be transferred from using form GST PMT 09 for making a transfer to the head fees. The said transfer is required using the above form PMT 09 because when the registered person has to make the remittance of tax, interest, penalty, fee or other amount in any of the GST return, तो वो एडुकेट अमाउंट अवेलेबल होनी चाहिए उस अकाउंट में। अगर अमाउंट नहीं है तो दिक्कत होगी, तो आप शिफ्ट करके ट्रांसफर कर सकते हैं। सेक्शन 53A और सेक्शन 17A बताते हैं कि ट्रांसफर ऑफ अमाउंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश में अलाउइंग ट्रांसफर ऑफ एन अमाउंट फ्रॉम वन टू अनदर हेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, तो एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफर अमाउंट करी जा सकती है। इलस्ट्रेशन देखते हैं इसका। मेसर्स दक्ष एंटरप्राइजेस हैं, इन्होंने कैश डिपॉजिट किया है 10,000 रुपए का एसजीएसटी के टैक्स पोर्शन, तो मेजर हेड है एसजीएसटी और माइनर हेड है टैक्स। इनकी लाइबिलिटी है 2,000 रुपए की इंटरेस्ट में एसजीएसटी के अंदर ही। हमें बताना है क्या ये इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल हो सकता है पैसा या नहीं हो सकता है। तो रजिस्टर्ड पर्सन को अलाउड है कि वो अमाउंट किसी भी मेजर हेड के माइनर हेड में ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, 4910 में लिखा हुआ है। तो इस केस में 10,000 रुपए जो माइनर के हेड है टैक्स और मेजर है एसजीएसटी है, इसमें से 2,000 रुपए इंटरेस्ट का हम पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ट्रांसफर एंट्री करनी पड़ेगी और अमाउंट को टैक्स से इंटरेस्ट में ट्रांसफर करना पड़ेगा फॉर्म जीएसटी पीएमटी 09 से, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। तो ये था हमारा, इसके बाद में नेक्स्ट काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।